नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन को समझने का प्रयास करेंगे, जो 1930 से लेकर 1934 के मध्य हुआ। गोलमेज सम्मेलन वास्तव में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसको गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। इसकी अनुशंसा सबसे पहले स्वराज पार्टी ने की थी। इसकी अनुशंसा सबसे पहले स्वराज पार्टी ने की थी। हालांकि इसका आयोजन साइमन कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसा पर किया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसका आयोजन किया गया था। लेकिन सबसे पहली अनुशंसा की अगर बात करेंगे तो वह स्वराज पार्टी ने की थी। 12 नवंबर 1930 से यह आरंभ हुआ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण अपनी चरम अवस्था पर था। और 19 जनवरी 1931 तक चला। आइए एक एक करके इससे संबंधित सभी बिंदुओं, सभी पहलुओं और सभी बातों को समझने का प्रयास करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था। प्रमुख नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। उसी बीच में इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर दिया गया था लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्थान था लंदन और जगह था सेंट जेम्स पैलेस। उस समय सम्राट थे ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम, जिन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम लोग जानते हैं कि भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड थे, क्योंकि भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने ही नेहरू रिपोर्ट के लिए लोगों को प्रेरित किया था। उनके सामने ही साइमन कमीशन आया था भारत। उनके ही कार्यकाल में संविधान दांडी यात्रा आरंभ की थी गांधी जी ने, और उन्हीं के कार्यकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इसमें कुछ सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें कुछ भारतीय थे और कुछ ब्रिटिश नागरिक। कुल सदस्यों की संख्या दोनों को मिलाकर
89 थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य अगर हम लोग जानना चाहें तो मुख्य उद्देश्य ही था कि सर्वदलीय सम्मेलन सभी दलों के प्रतिनिधियों को सामने में बैठाकर एक कॉमन डिसीजन लिया जाए, इसलिए इसका आयोजन अंग्रेजी सरकार ने किया था। लेकिन भारतीयों में एकता के अभाव में 3 सम्मेलन आयोजित हुए थे, गोलमेज सम्मेलन। तीनों सम्मेलन में भारतीयों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं आ सका। उसका मुख्य कारण था कि भारतीयों में एकता का अभाव था। लगभग तीनों सम्मेलन में एक ही बात कॉमन है, सांप्रदायिक फूट। मुस्लिम लीग उधर अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग कर रही थी। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग अलग आरक्षण की मांग कर रहा था। सिख संप्रदाय संपूर्ण सिंह के नेतृत्व में अलग आरक्षण की मांग कर रहा था। तो कहीं न कहीं सांप्रदायिक भेदभाव उभर कर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सामने आया। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सम्मेलन में जो भारतीय शामिल हुए थे वो कौन कौन थे। सबसे पहला नाम आता है हिंदू महासभा का। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा ने 2 लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। एक थे M.R. जयकर और दूसरे थे B.S. मुंजे। B.S. मुंजे उदारवादी का नेतृत्व, उदारवादी वर्ग का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू एवं C.Y. चिंतामणि। C.Y. चिंतामणि। कांग्रेस इसमें नहीं शामिल थी। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने तीनों सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस में भाग लिया था। तो कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं। खैर, कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। सिख संप्रदाय का नेतृत्व इस सम्मेलन में सरदार संपूर्ण सिंह कर रहे थे। यहां पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नेहरू कमेटी में, नेहरू समिति में सिख संप्रदाय का नेतृत्व सरदार मंगल सिंह कर रहे थे। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सरदार संपूर्ण सिंह नेतृत्व कर रहे थे। कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व अंबेडकर साहब कर रहे थे, B.R. अंबेडकर। सोलह देशी नरेशों ने भाग लिया था। देशी नरेशों की संख्या 16 थी।
आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल कर रहे थे। इस प्रकार इसमें शामिल भारतीय निम्न थे: हिंदू महासभा का नेतृत्व सीवाय एम.आर. जयकर, बी.एस. मुंजे कर रहे थे। एम.आर. जयकर और बी.एस. मुंजे। उदारवादी वर्ग का नेतृत्व तेज बहादुर सप्रू और सीवाई चिंतामणि कर रहे थे। सिख संप्रदाय के प्रतिनिधि सरदार संपूर्ण सिंह थे। दलित वर्ग का नेतृत्व अंबेडकर कर रहे थे, बी.आर. अंबेडकर। देशी नरेशों की संख्या 16 थी। आंग्ल भारतीयों का नेतृत्व केटी पाल कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने 4 लोगों को अपना प्रतिनिधित्व सौंपा था। वो थे सबसे पहले मोहम्मद शफी, दूसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। फजलुल हक, और एच आगा खां। एच आगा खां वही थे ढाका के नवाब। एच आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फजलुल हक, आने वाले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी का गठन किया था। मोहम्मद शफी की चर्चा हो चुकी है कि मोहम्मद शफी ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में गुटबाजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सबसे पहले आवाज इसी ने कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में उठाई थी, आवाज कि नेहरू रिपोर्ट में संशोधन किया जाना चाहिए और उसमें संशोधन करके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का समावेश करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना से आप लोग वाकिफ हैं। तो इस प्रकार इन लोगों ने इसमें भाग लिया था। अब इसमें प्रस्तावित कुछ मुद्दों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देशी नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। स्थापना का प्रस्ताव रखा। मुसलमान वर्ग ने अपने लिए आरक्षण की मांग की, अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की। ये सारी बातें सीक्वेंस में हो रही हैं। सबसे पहले इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी मुसलमानों ने आरक्षण की बात की।
जब मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन पद्धति या आरक्षण की बात कर डाली तो इनका अनुकरण करते हुए बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दलित वर्ग के लिए आरक्षण की मांग कर डाली। इस प्रकार भारतीयों में एकता का अभाव परिलक्षित हुआ। एकता का अभाव परिलक्षित हुआ जिसका लाभ अंग्रेजी सरकार ने उठाया और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें 3 प्रमुख बातें निहित थीं। पहला, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना प्रांतों में उत्तरदायी शासन प्रणाली लाई जाएगी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन प्रणाली लाई जाएगी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाई जाएगी जिसको प्रांतों में रखा गया था। इस प्रकार इस रिपोर्ट के साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई। भारतीयों ने एकता न परिलक्षित करके ही अंग्रेजी सरकार को मौका दिया जिसका लाभ उठाते हुए अंग्रेजी सरकार ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जिसमें 3 प्रमुख बातें थीं। उत्तरदायी शासन की स्थापना, शासन की स्थापना प्रांतों में, द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में और अखिल भारतीय संघ की स्थापना नरेशों के प्रस्ताव पर भारत में। ये अखिल भारतीय संघ की को स्थापित करने का बहुत ज्यादा प्रयास अंग्रेजी सरकार ने किया था जो हम लोग पढ़ चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में भी। हालांकि उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 की बात अगर अभी हम लोग करें तो उसमें जो अंग्रेजी सरकार ने अखिल भारतीय संघ की अवधारणा प्रस्तुत की थी उसके अनुसार 11 ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते। देशी नरेशों के लिए स्वैच्छिक था, वो शामिल हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, अर्थात बाध्यता नहीं थी। देशी नरेशों ने इस ऑप्शन का लाभ उठाते हुए अखिल भारतीय संघ में 1935 की बात है जो आने वाला है, इसके अनुसार देशी नरेशों ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। फलतः अखिल भारतीय संघ की अवधारणा कागज में ही बनी रह गई और भारत में लागू नहीं हो सकी। खैर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन इस रिपोर्ट के साथ समाप्त हुआ। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।